दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, जो कि एक ट्रिकी स्टोरी है, क्योंकि जो इस स्टोरी का टाइटल है वो है 17 कैमल्स एंड 3 सन्स, यानी 17 ऊँट और 3 बेटे। अब 3 बेटों के बीच में इन 17 ऊँटों का बंटवारा किया जाना है, तो किस तरह से होगा? तो गाइज, ये जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखें, जिससे कि आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस तरीके से आपको हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग के साथ समझाऊंगा, जिससे आप स्टोरी को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। और हमेशा की तरह हर एक सेंटेंस का ग्रामर का जो पार्ट है वो बिल्कुल डिटेल में कवर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। 17 कैमल्स एंड 3 सन्स, यानी 17 ऊँट और 3 बेटे। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले। देयर लिव्ड यानी रहता था। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। विद यानी साथ में, और हिज 3 सन्स, अपने 3 बेटों के। इन यानी में, डिजर्टेड विलेज, एक सुनसान गांव। लोकेटेड जो बसा हुआ था। इन द विसिनिटी यानी पास में। ऑफ यानी के, डिजर्ट यानी रेगिस्तान। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है। देयर यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट के रूप में है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज यहाँ किया गया है। और इसके बाद लिव्ड है, यानी देयर लिव्ड, रहता था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो भी जिस सेंटेंस में भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। कौन रहता था? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। आदमी कैसा था? बूढ़ा था। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कुछ का मैं आपको स्टोरी में बताता भी चलूँगा कुछ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैन है ये नाउन है, और नाउन के जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है। आदमी कैसा था? बूढ़ा था। और विद यानी साथ में, ये प्रेपोजिशन है। हिज 3 सन्स यानी अपने 3 बेटों के। इन अ डिजर्टेड विलेज का मतलब होता है एक सुनसान गाँव में। तो बहुत समय पहले एक सुनसान गांव में अपने 3 बेटों के साथ में एक बूढ़ा आदमी रहता था। अब वो सुनसान गांव कहाँ था? लोकेटेड, जो बसा हुआ था। इन द विसिनिटी ऑफ अ डिजर्ट, जो एक रेगिस्तान के पास में बसा हुआ था। ही हैड 17 कैमल्स, उसके पास 17 ऊंट थे। अब यहाँ पर जो ही है वो एक प्रोनाउन है, और हैड यानी पास थे। यहाँ पर हैड का यूज पास होने के सेंस में किया गया है। और अगर हैड के बाद अगर कोई एक्शन वर्ब होती तो ये हेल्पिंग वर्ब होता और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता। लेकिन यहाँ पर ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि हैड का यूज पास होने के सेंस में है। उसके पास 17 ऊंट थे। एंड यानी और, दे वर द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम। दे यानी वे। अब यहाँ दे का यूज किसके लिए किया गया? ऊंटों के लिए। वर्ब मीन्स थे, और द मेन सोर्स का मतलब होता है मुख्य साधन। मुख्य साधन ऑफ हिज इनकम, उसकी आमदनी का। क्योंकि उसके पास जो 17 ऊंट थे वे उसकी आमदनी का मुख्य साधन थे। किस तरह से? ही यूज टू रेंट आउट कैमल्स एज अ मीन्स ऑफ शिपिंग इन द डिजर्ट। ही यानी वह, और यूज टू रेंट यानी दिया करता था। यहाँ पर यूज्ड के बाद में टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। तो जब भी यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो पास्ट में होने वाले किसी काम को दिखाता है। तो यहाँ पर किराए पर दिया करता था। पहले ऊँटों को अपने किराए पर दिया करता था। तो पहले जो भी काम अक्सर हुआ करता हो तो वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। तो यूज टू रेंट आउट यानी किराए पर दिया करता था कैमल्स यानी ऊँटों को। एज अ मीन्स का मतलब होता है साधन के रूप में। एज यानी रूप में, और अ मीन्स यानी साधन के। ऑफ शिपिंग का मतलब होता है सामान ले जाने। शिपिंग का मतलब होता है सामान ढोने या सामान ले जाने। इन द डिजर्ट, रेगिस्तान में। वो रेगिस्तान में सामान ढोने के साधन के रूप में अपने ऊँटों को किराए पर दिया करता था। वन डे यानी एक दिन, ही पास्ड अवे, वो मर गया। पास्ड अवे का मतलब होता है मर गया। तो ये पास्ड जो कि पास की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ड अवे, वो मर गया। ही हैड लेफ्ट अ विल, यानी उसने एक वसीयत छोड़ दी थी। यहाँ पर जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि हैड के बाद में लेफ्ट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लीव होती है। तो हेड के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अविल एक वसीयत जो कि एक नाउन है। वसीयत एक नाउन है, तो वो क्या छोड़ गया था? एक वसीयत छोड़ गया था। लिविंग यानी छोड़कर। हिज एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति को। फॉर यानी के लिए। ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। किसके लिए छोड़कर गया था? हिज 3 सन्स, अपने तीनों बेटों के लिए। वो
उसने एक वसीयत छोड़ दी थी जिसमें क्या था, उसने अपनी जो सारी संपत्ति थी वो अपने तीनों बेटों के लिए छोड़ी थी। आफ्टर द फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार के बाद में, जो अंतिम संस्कार किया गया उसके बाद में, एंड यानी और, द अदर ऑब्लिगेशंस, अदर का मतलब होता है दूसरी और ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारियां। इसको हम दायित्व भी कहते हैं और जिम्मेदारियां भी कहते हैं। यानी जो दूसरी जिम्मेदारियां थी, वर ओवर का मतलब होता है पूरी हो जाने के बाद, यानी अंतिम संस्कार और जो दूसरी जिम्मेदारियां थी उनके पूरा होने के बाद। द थ्री सन्स, तीनों बेटों ने रीड यानी पढ़ा, और द विल का मतलब होता है वसीयत को। जो तीनों बेटे थे उन्होंने वसीयत को पढ़ा। वाइल देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी, वाइल यानी जबकि, देयर फादर उनके पिता ने, हैड डिवाइडेड यानी बांट दिया था। यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड डिवाइडेड यानी बांट दिया था, ऑल यानी सारी, और द प्रॉपर्टी संपत्ति को, जबकि उनके पिता ने सारी संपत्ति को बांट दिया था। ही हैड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, ही यानी उन्हें, हैड यानी लेना था, इनटू यानी में, थ्री तीन इक्वल पार्ट्स यानी बराबर के हिस्सों में, उन्हें जो प्रॉपर्टी थी उसको तीन बराबर हिस्सों में लेना था। ही हैड डिवाइडेड, ही यानी उन्होंने, हैड डिवाइडेड बांटा था, द 17 कैमल्स 17 ऊँटों को इन अ डिफरेंट वे, यानी बिल्कुल अलग तरह से। और जो 17 ऊँट थे तो उन्होंने 17 ऊँटों को बिल्कुल अलग तरीके से बांटा था। अब यहाँ पर जो डिफरेंट वे है, यहाँ पर वे एक तरीका है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हमें ना तो दिखाई देता है और ना ही हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं। तो यहाँ वे जो है वो एक नाउन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट, और तरीका कैसा था, डिफरेंट यानी अलग था। ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब भी हम कैसा का प्रश्न करते हैं तो वो हमें एडजेक्टिव मिलता है, यानी कैसा तरीका था, अलग। तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरह से 17 ऊँटों को बांट दिया था। दे वर नॉट शेयर्ड इक्वली अमोंग द थ्री, एज 17 इज एन ऑड नंबर एंड अ प्राइम नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। दे यानी वे, अब यहाँ पर दे का यूज फिर से ऊँटों के लिए किया गया है। दे वर वे थे, नॉट यानी दे मीन्स उन्हें पढ़ेंगे यहाँ, दे यानी उनको, वर नॉट यानी नहीं, और शेयर्ड यानी बांटा गया था। इक्वली का मतलब होता है समान रूप से या फिर बराबर। अमोंग द थ्री यानी तीनों के बीच में, उनको तीनों के बीच में बिल्कुल बराबर रूप से यानी बिल्कुल समान रूप से नहीं बांटा गया था। एज यानी क्योंकि 17 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि जो 17 है वो एक विषम संख्या है, और विषम संख्या वो होती है जिसको हम 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है। एंड अ प्राइम नंबर, और एक अभाज्य संख्या है। विच यानी जिसको, कैन नॉट बी डिवाइडेड नहीं बांटा जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि मॉडल वर्ब कैन है और इसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। तो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। जिसको बांटा नहीं जा सकता था, किसको, जो 17 नंबर की जो संख्या थी, क्योंकि वो जो थे वो 17 थे, और 17 एक ऑड नंबर भी है और इसके साथ साथ एक अभाज्य संख्या है जिसको बांटा नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं अमोंग के बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा। अमोंग जो है, अमोंग और बिटवीन दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन अमोंग का यूज हम तब करते हैं जब 2 से ज़्यादा चीज़ें होती, क्योंकि यहाँ पर जो बेटे हैं वो 3 थे। अगर यहाँ बेटे 2 होते तो यहाँ पर हमें बिटवीन का यूज़ करना पड़ता। बिटवीन मीन्स भी बीच में और अमोंग मीन्स भी बीच में, लेकिन जब 2 से ज़्यादा है तो अमोंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। The old man had stated that the eldest son will own half of the 17 camels, the middle one will get 1/3 of the 17 camels, and the youngest one will get his share of camels as 1/9। द ओल्ड मैन यानी उस बूढ़े आदमी ने, यहाँ पर उनके पिताजी की बात चल रही, उस बूढ़े आदमी ने हैड स्टेटेड यानी कहा था, किसमें, वसीयत जो लिखी थी उसमें कहा था। यहाँ पर भी हेड के बाद OV3 है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। दैट यानी कि, ये जो दैट है ये कंजक्शन का काम कर रहा है। द एल्डेस्ट सन यानी सबसे बड़ा बेटा। अब यहाँ पर एल्डेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा कैसा है, सबसे बड़ा। हालांकि ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की आपने डिग्री पढ़ी होंगी
जिसको भी आपको पता हो नहीं हो तो मैं बताता हूँ। डिग्री 3 तरह की होती हैं, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, और एक पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव जो होती है वो ओरिजिनल होती है, यानी मूल अवस्था होती है, और जिसके लास्ट में EST लगा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये जो एल्डेस्ट है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले दा का यूज भी किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और इसकी तुलना सबसे की जाती है, यानी बेटा जो था वो सबसे बड़ा वाला बेटा। विल ओन का मतलब है लेगा, यानी मालिक बनेगा। हाफ यानी आधे ऑफ द 17 कैमल्स, यानी जो 17 ऊँट थे तो 17 ऊँट में से आधे ऊँट जो है वो सबसे बड़े बेटे के होंगे। द मिडिल वन यानी जो बीच वाला बेटा है, मिडिल वन, यहाँ जो वन का यूज है ये, हालांकि यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पर हम बेटों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बीच वाला बेटा है विल गेट यानी लेगा 1/3 यानी 1/3 ऑफ द 17 कैमल्स, और जो बीच वाला बेटा है वो 17 ऊँटों का 1/3 लेगा। एंड द यंगेस्ट वन, और सबसे छोटा वाला, यहाँ पर भी वन बेटे के लिए है, सबसे छोटा वाला बेटा विल गेट यानी लेगा। यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में विल का यूज किया गया है क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हिज शेयर यानी अपना हिस्सा ऑफ कैमल्स ऊँटों का, एज यानी रूप में 1/9 यानी 1/9, और जो सबसे छोटा बेटा है वो जितने ऊँट थे उनका 1/9 हिस्सा लेगा। ऑल ऑफ देम वर स्टन टू रीड द विल, ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, वर स्टन का मतलब होता है दंग रह गए थे। यहाँ पर भी वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो सभी दंग रह गए थे, टू रीड यानी पढ़कर, द विल यानी वसीयत को, जो तीनों बेटे थे वो वसीयत को पढ़कर बिल्कुल दंग रह गए यानी हैरान रह गए थे। एंड क्वेश्चन, और प्रश्न किया, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, और एक दूसरे से प्रश्न किया। हाउ टू डिवाइड यानी कैसे बांटा जाए द 17 कैमल्स यानी 17 ऊँटों को, एज जैसा कि मेंशन बताया गया है, इन द विल वसीयत में। और सभी जो बेटे थे वो वसीयत को पढ़कर बिल्कुल हैरान थे, और एक दूसरे से उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो वसीयत में जिस तरह से लिखा गया है तो उसके अनुसार 17 ऊँटों को कैसे बांटा जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 17 कैमल्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। टू डिवाइड यानी बांटना, इन्फिनेटिव टू का यूज है। टू डिवाइड यानी बांटना, 17 कैमल्स यानी 17 ऊँटों को बांटना पॉसिबल नहीं है। एंड गिव और देना हाफ ऑफ द 17 कैमल्स यानी 17 ऊँटों का आधा हिस्सा टू द एल्डेस्ट वन यानी सबसे बड़े वाले बेटे को, और 17 ऊँटों का सबसे बड़े वाले बेटे को आधा हिस्सा देना ये भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ऑल्सो मीन्स बी टू डिवाइड बांटना द कैमल्स ऊँटों को फॉर द अदर 2 सन्स, जो दूसरे 2 बेटे बचे उनके लिए भी ऊँटों को बांटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। They spent several days thinking of ways to divide the camels as mentioned in the will, but none could find the answer. उन्होंने स्पेंड का मतलब है खर्च कर दिए, ये सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म स्पेंड होती है, लास्ट में डी लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। दे स्पेंड उन्होंने खर्च कर दिए, सेवरल डेज यानी बहुत सारे दिन, थिंकिंग यानी सोचने में, ऑफ वेज यानी तरीका, टू डिवाइड बांटने का, दैट कैमल्स ऊँटों को, एज मेंशन जैसा बताया गया है, इन द विल वसीयत में, उन्होंने जैसा वसीयत में बताया गया है ऊँटों को बांटने के तरीके सोचने में बहुत सारे दिन खर्च कर दिए। बट लेकिन नन यानी किसी को नहीं, ये जो नन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, नन यानी किसी को नहीं, कुड फाइंड मिल सका, द आंसर यानी उत्तर, लेकिन किसी को उत्तर नहीं मिल सका। दे फाइनली टुक द इशू टू द वाइज मैन इन देयर विलेज, दे वे, और फाइनली यहाँ पर दे जो है वो लड़कों के लिए यूज किया गया है। फाइनली यानी आखिरकार यानी अंत में, टुक ले गए, द इशू यानी मामले को, टू द वाइज मैन एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास, इन देयर विलेज यानी अपने गांव में, और अंत में वे अपने गांव में एक बुद्धिमान आदमी था उसके पास अपने मामले को ले गए। ये टेक की सेकंड फॉर्म टुक है, और यहाँ पर जो देयर है ये एक पॉजिटिव केस है, दे का पॉजिटिव केस देयर होता है। द वाइज मैन उस बुद्धिमान आदमी ने, हर्ड यानी सुनी, ये हेयर की सेकंड फॉर्म है। द प्रॉब्लम यानी समस्या, और उस बुद्धिमान आदमी ने समस्या को सुना। एंड इंस्टेंटली और तुरंत ही, फाउंड यानी मिल गया, अ सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान, उसने जैसे ही समस्या को सुना तो उसे तुरंत ही उसका समाधान मिल गया। ही आस्क्ड उसने कहा, देम उनसे, टू ब्रिंग लाने के लिए, ऑल द 17 कैमल्स जो सभी 17 ऊँट थे उन सभी को, टू हिम यानी अपने पास, उसने अपने पास उन सभी 17 ऊँटों को लाने के लिए उनसे कहा।
कि आपके पास जो 17 ऊँट है वो मेरे पास ले आइए। आगे देखते हैं। द सन्स बेटी ब्राउड यानी ले आए, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। द कैमल्स ऊँटों को टू द वाइज मैन्स प्लेस यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसके प्लेस यानी जगह अर्थात उसके घर पर। तो बेटे उस बुद्धिमान व्यक्ति के घर पर उन ऊँटों को ले आए। द वाइज मैन उस बुद्धिमान आदमी ने, एडिड का मतलब है मिला दिया, एडिड, एड फर्स्ट फॉर्म और एडिड यानी सेकंड फॉर्म, मिला दिया। अ कैमल एक ऊँट, ओन बाय हिम यानी जो उसका खुद का ऊँट था, उसके पास एक ऊँट था तो जो उसका अपना ऊँट था उसने वो उन ऊँटों में मिला दिया। एंड मेड और बना दिया द टोटल नंबर पूरी संख्या को ऑफ कैमल्स ऊँटों की 18 यानी 18। उसने जो 17 ऊँट थे उसमें अपना एक ऊँट मिला दिया और उस संख्या को उसने 18 कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। नाउ अब ही आस्क्ड उसने कहा द फर्स्ट सन पहले बेटे से टू रीड यानी पढ़ने के लिए द विल वसीयत को। अब उसने पहले बेटे से कहा कि आप वसीयत को पढ़िए। एज पर द विल का मतलब होता है वसीयत के अनुसार, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, द विल यानी वसीयत। तो वसीयत के अनुसार द एल्डेस्ट सन सबसे बड़े वाले बेटे को गॉट यानी मिले हाफ द कैमल्स यानी आधे ऊँट, हाफ आधे और द कैमल्स ऊँट, विच जिसको नाओमी सब काउंटेड गिना गया टू 18/2 यानी अब टोटल ऊँट उसने 18 कर दिए थे। तो जब आधे मिलेंगे तो किसी भी संख्या को हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो 18/2 यानी 2 से इसको डिवाइड करने पर 9 आंसर आया, तो उसको 9 ऊँट मिले। द एल्डेस्ट वन सबसे बड़े वाले बेटे को गॉट मिले 9 कैमल्स एज हिज शेयर यानी अपने हिस्से के रूप में। और द रिमेनिंग कैमल्स यानी बचे हुए जो ऊँट थे यानी शेष ऊँट वर थे 9 यानी 9, क्योंकि अब 18 हो गए थे और उसके आधे 9 बड़े वाले बेटे को मिल गए। तो बाकी कितने बचे? 9 ऊँट बचे। द वाइज मैन उस बुद्धिमान आदमी ने आस्क्ड कहा द सेकंड सन दूसरे बेटे से टू रीड द विल यानी वसीयत को पढ़ने के लिए। जो टू रीड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव टू बोलेंगे इसको। तो उस बुद्धिमान आदमी ने जो दूसरा बेटा था उससे वसीयत पढ़ने के लिए कहा। ही वॉज असाइन उसे दिए गए थे, वॉज ही यानी उसे वॉज था। असाइन का मतलब होता है जो उसमें लिखा हुआ था, अर्थात उस लिखे हुए के अनुसार जो उसे दिए गए थे। 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ द टोटल कैमल्स, तो जितने भी ऊँट थे उनका 1/3 हिस्सा उसको दिया गया था वसीयत में। तो इट केम टू 18/3 इज इक्वल टू 6 कैमल्स यानी कि इट केम ये आए टू 18 यानी 18 का जब 1/3 निकालेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 18 यानी 6 ऊँट निकल कर आए। तो उसको जो दूसरा वाला बेटा था वसीयत के अनुसार उसको 6 ऊँट मिले। द सेकंड सन दूसरे बेटे को गॉट मिले, ये गेट की सेकंड फॉर्म है, गॉट यानी मिले 6 कैमल्स एज हिज शेयर यानी अपने हिस्से के रूप में। और टोटल नंबर यानी पूरी संख्या ऑफ कैमल्स ऊँटों की शेयर्ड बांटी गई बाय द एल्डर सन्स यानी बड़े बेटों में। कैसे कर गई? एक को 9 मिल गए और दूसरे को 6 मिले, तो टोटल 9 6 15 ऊँटों को बांट दिया गया था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। द थर्ड सन तीसरा बेटे ने रीड आउट यानी पढ़ा हिज शेयर अपना हिस्सा ऑफ कैमल्स ऊँटों का। तो उसमें लिखा हुआ था 1/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स यानी जितने भी ऊँट हैं टोटल उनकी टोटल संख्या का 1/9। उस तीसरे वाले जो सबसे छोटा बेटा था उसको टोटल संख्या का 1/9 मिलना था। तो टोटल 18 थे और 18 का 1/9 यानी 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18 यानी 2 ऊँट। द यंगेस्ट सन सबसे छोटे बेटे को गॉट यानी मिले 2 कैमल्स एज द शेयर यानी अपने हिस्से के रूप में। अब जो सबसे छोटा बेटा था उसको अपने हिस्से के रूप में 2 ऊँट मिले। तो टोटली यानी पूरी तरह से देयर वर यानी थे, यहाँ पर देयर का यूज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। टोटली पूरी तरह से यानी जो पूरा नंबर था देयर वर थे 9 + 6 + 2 यानी 9 बड़े बेटे को मिले, 6 बीच वाले बेटे को मिले और 2 सबसे छोटे को मिल गए वसीयत के अनुसार। तो यहाँ पर 9 6 15 2 17 ऊँट शेयर्ड बांट दिए गए थे बाई द ब्रदर्स यानी भाइयों के द्वारा आपस में बांट लिया गया था। विच जिसको काउंटेड अगर गिना गया तो 217 कैमल 17 आते हैं क्योंकि 17 आ रहे हैं। नाउ यानी अब द 1 कैमल एक ऊँट एडिड यानी जो मिलाया गया था बाय द वाइज मैन उस बुद्धिमान आदमी के द्वारा वॉज टेकन बैक वापस ले लिया गया। यहाँ पर भी जो वॉज है इसके बाद V3 है और जब भी किसी भी बी क्रिया के बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अब जो एक ऊँट
जो बुद्धिमान आदमी ने मिलाया था उसमें 17 को 18 करने के लिए वो उसने अपना वापस ले लिया। द वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी ने सॉल्व यानी हल कर दी, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल कर दिया। और स्मार्टली का मतलब होता है बड़ी चालाकी से। विद यानी से हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता। यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है इसके लास्ट में सी लगा है, तो इंटेलिजेंस एक बुद्धिमत्ता जो कि एक नाउन का काम कर रही है। और कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं। अगर इसके आगे टी होता इंटेलिजेंट तो ये एडजेक्टिव बन जाता। तो उस बुद्धिमान आदमी ने अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ी चालाकी से इस समस्या को सॉल्व कर दिया। तो इंटेलिजेंस इज नथिंग बट फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड टू सॉल्व एन इशू। तो इंटेलिजेंस, जिसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इज नथिंग बट यानी इज यानी है, नथिंग बट यानी सिर्फ, फाइंडिंग का मतलब होता है ढूंढना, अ कॉमन ग्राउंड यानी सामान्य आधार, टू सॉल्व हल करने के लिए, एन इशू यानी किसी भी मामले को हल करने के लिए, सिर्फ समस्या का जो सामान्य आधार है उसको ढूंढ लिया जाए, बस यही बुद्धिमत्ता है। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में कहें, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, यानी हर समस्या का एक समाधान होता है। यहाँ पर हैज का यूज किया गया है जो कि एक प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। हैज यानी होता है, यहाँ पर भी ये पास होने के सेंस में है। तो कोई भी ऐसी समस्या लाइफ में है ही नहीं जिसका कोई समाधान ना हो, बस हमें समझदारी के साथ उसको सोचने की जरूरत है। तो गाइस, आपने देखा कि कितनी चालाकी से और कितनी समझदारी से उस बुद्धिमान आदमी ने 17 ऊँटों को उन तीनों बेटों के बीच बिल्कुल वसीयत के अनुसार बांट दी। और जो उसने एक ऊँट मिलाया था वो भी उसने वापस ले लिया, क्योंकि मिलाने की वजह ये थी जिससे कि संख्या को बांटना आसान हो गया। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और बहुत सारी वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।